नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रियंका त्रिपाठी और आज के समय में जिस तरह से लोगों में कॉमन बीमारियां होने लगी हैं, जैसे कि हाई बीपी, डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स कॉमन देखने में मिल रही हैं, तो इन सब विषयों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर डायबिटो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव किशोर जी। डॉक्टर राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार, नाइस टू बी विद ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ाते हैं ये बात को। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से आज बहुत एक नॉर्मल चीज़ देखी जा रही है कि हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम और हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम और फैटी लीवर जैसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो इनके पीछे के क्या रीज़न है, क्या कारण है जो ये बहुत ज़्यादा लोगों में इस तरीके से आ रही है प्रॉब्लम? ये आपने बहुत सही फरमाया। एक्चुअली ये सब एक ग्रुप आप कर लें तो इनको हम लाइफस्टाइल डिजीजेस करके एक ग्रुप कर सकते हैं। देखिए, जो दिनचर्या होता है, लाइफस्टाइल होता है, आप एक 50 साल पहले आप रिफ्लेक्ट करिए और आज की तारीख में रिफ्लेक्ट करिए। एक 50 साल पहले एक आदमी घर में अर्निंग मेंबर था, बाकी 20-25 लोग उससे सपोर्ट होते थे, बच्चे, बूढ़े, लेडीज, सब। और अब जमाना ये घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों कमाने वाले हैं और जॉइंट फैमिली कम हो गई है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो स्ट्रेस और टेंशन बढ़ गया है। पुराने जमाने में हम लोग कहते थे हरी भरी करी। पहले घर में इतने लोग होते थे, जॉइंट फैमिली है तो कोई ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए कोई और ड्यूटी बंदी होती थी, सफाई के लिए किसी और के लिए होती थी, बाजार से सामान लाना कोई और करता था। अब लोग है नहीं, न्यूक्लियर फैमिली है, वही 1-2 लोग हैं, सारे काम उनको खुद ही करने हैं। So they always stressed out actually। कुछ भी सारा काम उनको खुद ही करना है, ब्रेकफास्ट भी खुद ही तैयार करना है, तो आधे टाइम बिना ब्रेकफास्ट ही चले जाते हैं, या एक रैपिड एक फास्ट फूड कुछ खा के चले गए, एक ब्रेड खा गए, एक दूध पी गए, समझ ले रहे। सो थिंग्स आर डाइट की टाइमिंग गड़बड़ है, उसकी कंटेंट गड़बड़ है। और पहले जमाने से आप देखेंगे तो हम लोग पहले से ज्यादा कंफर्टेबली रहते हैं, लेकिन उतना मेंटल स्ट्रेस के साथ रहते हैं। पहले हम लोग सनलाइट में जाते थे, अब बंद कमरों में रहते हैं। पहले हम बढ़िया सोते थे और बड़े मतलब स्ट्रेस फ्री सोते थे, अब हम सोते भी कम हैं और स्ट्रेस में रहते हैं। पहले नेचुरल फूड ज्यादा खाते थे, देखिए, और आज हम भले ही क्वालिटी हमारी फूड की बदल गई है, लेकिन वो जंक फूड है ज्यादातर, नॉट न्यूट्रिएंट क्वालिटी नहीं है और वो नहीं है, क्योंकि ना तो उसको प्रॉपरली बनाने का टाइम है, ना फ्रेश सब्जियां लाने का टाइम है। तो एवरीथिंग थिंग्स हैव चेंज्ड ओवर द 50 years। यू कैन सी रहना सहना, खाना पीना, मेंटल आउटलुक, टेम्परामेंट। अगर आपस में लोग लड़ेंगे तो फिर 2 लोग घर में रहेंगे तो लड़ाई भी ज्यादा होंगी। 10 लोग रहते हैं आपस में घर पे तो उनकी लड़ाई तो कितनी होगी, कोई ना कोई संभाल लेता था लड़ाई को। तो कुल मिला के थिंग्स हैव चेंज्ड। सो ये सब उसी का एक पार्ट है। देखिए, जंक फूड से आपके सिस्टम में लिवर, फैटी लिवर वगैरह, दैट इज एंड रिजल्ट ऑफ जंक फूड ओनली। एडिक्शंस बढ़ गए हैं, अल्कोहल बढ़ गए हैं, और ये सब, और सिगरेट स्मोकिंग एंड ऑल दिस, टोबैको, गुटखा, मसाला, ऑल दिस थिंग्स इंक्रीज। प्लस हम लोग के जंक फूड की वजह से काइंड ऑफ ऑयल, जो ग्रैंड मदर बताती थी कि देसी घी खाइए, देसी घी स्टिल वन ऑफ द बेस्ट एक्चुअली, बट क्वांटिटी लिमिटेड होनी चाहिए। वन शुड हैव एक जुडिशियस एक बैलेंस होना चाहिए। कोई सिंगल ऑयल सबसे अच्छा नहीं है आज भी, बट आई थिंक 30% ऑफ ए कुकिंग या जो भी है आपका 2 या 3 चम्मच छोटे वाले तो देसी घी दिन में खाना ही चाहिए। बिकॉज ऑल्दो देसी घी इज रिच इन कोलेस्ट्रॉल, बट उसमें आइडियल कॉम्बिनेशन है N3 N6 जो ऑयल्स होते हैं, जो अच्छे वाले N3 वाले अच्छे होते हैं फिश ऑयल की तरह, N6 खराब वाले होते हैं। सो इट इज अ वंडरफुल प्रोपोर्शन, नियरली 1:1 रेशियो है N3 N6 का, क्योंकि बहुत से तेलों में 1:60, 1:200 है। सफोला जो कि बड़ा अच्छा बताते हैं 1:200 है, मतलब। तो मे भी उन्होंने एक नया सफोला गोल्ड करके निकाला है, दैट बेटर। उसमें एक राइस ब्रान ऑयल और वो सैफ्लावर ऑयल है, कार्डी ऑयल, सैफ्लावर ऑयल। तो एक सिंगल ही सरसों का तेल बड़ा अच्छा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन सरसों का तेल जो अच्छा है तो एक मस्ट बी कोल्ड प्रेस्ड, मतलब वो जैसे कि बहुत से कंपनी शुड नॉट बी रिफाइंड एंड हाई टेम्परेचर पे प्रेस हो तो उसका वैल्यू खत्म हो जाती है, जो हम कच्ची धानी का कहते हैं ना, कोल्ड। दैट इज गुड फॉर द हेल्थ एंड हार्ट एंड ऑल दैट। Olive oil is not bad. Olive oil is good. Maybe vegetable oil, seed oils are good. And single oil कोई भी सबसे बेस्ट नहीं है। एंड कोकोनट ऑयल बाहर बहुत खराब बताते थे, लेकिन इंडिया में साउथ में बहुत खाया जाता है, तो बहुत ट्रायल हुए इसमें।
तो कोकोनट ऑयल ऑल्दो इट इज अ सैचुरेटेड ऑयल, लेकिन कोकोनट ऑयल बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करता है बिकॉज उसमें ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है मीडियम चेन, शॉर्ट चेन, लॉन्ग चेन। तो लॉन्ग चेन वाले नुकसान ज्यादा करते हैं, कोकोनट ऑयल में स्मॉल और मीडियम चेन ज्यादा है ट्राइग्लिसराइड के। सो दैट इज ऑल्सो नॉट बैड। एक 10-20% कोकोनट ऑयल हो सकता है। यू शुड कीप चेंजिंग द ऑयल्स, मतलब बेसिकली 20-25% देसी घी, 30-35-40% सरसों का तेल, बाकी 30-40% को आप स्विच करते रहिए, कभी ऑलिव ऑयल, कभी ये कॉम्बिनेशन ऑफ राइस ब्रैन या कोई इस तरह का कॉम्बिनेशन। ये सब आप 3-4 ऑयल रखिए तो उसी को चेंज करते रहिए। कुछ चीजें सरसों के तेल में अच्छी बनती हैं, कुछ चीजें देसी घी में अच्छी बनती हैं। तो ये सब ओवर द ईयर सारी कुकिंग सब चीज चेंज हो गई है, कुकिंग मेथड्स चेंज हो गए हैं। कुकिंग टेफ्लॉन कोटिंग इज वेरी बैड फॉर द हेल्थ एंड वेरी बैड फॉर द हार्ट, वेरी बैड, कैंसर तक हो जाता है। आजकल हर आदमी एड में देखता है कि टेफ्लॉन कोटिंग का तेल कम लगेगा। अब नाउ यू हैव पोर्सलिन कोटेड किचन वेयर। तो पोर्सलिन वही चीज होती है जिसमें आपकी वॉश बेसिन वगैरह बनते हैं ना, पोर्सलिन उस टाइप के। दे आर वेरी गुड, दे आर एक्सपेंसिव बट दे आर वेरी सेफ एंड वेरी गुड। ऑयल भी कम लगता है, स्टिक भी कम करता है। टेफ्लॉन कोटिंग हल्के हल्के उतर के वो आपके मतलब बॉडी में चला जाता है खाने के साथ। तो दैट्स वेरी रिस्की रिगार्डस, तो वो नहीं लेना चाहिए। तो इनफैक्ट कुकिंग के मेथड्स, कुकिंग के इंग्रेडिएंट्स, कुकिंग ऑयल, कुकिंग के टेक्निक, डीप फ्राइंग की जगह साटे करना चाहिए। तो ये सब अब हल्के उसका टाइम नहीं है ना, डीप फ्राई फटाफट हो जाता है 2 मिनट में। फिर फास्ट फूड, पोटैटो वेफर्स, फिंगर, मैकडोनल्ड वगैरह क्या करते हैं, वही ऑयल बॉयल होता रहता है, उसकी में और ऑयल डाल देते हैं, फिंगर होते रहते हैं। सो दैट बिकम्स ट्रांस फैटी एसिड। आप कचौड़ी, पूरी ये सब खाते हैं, बेड़े आप दुकान पे जाके खाते हैं, आप भल्ला खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, तो इसमें वही ऑयल रीयूज होता रहता है। तो वंस ऑयल इज रीहीटेड एंड रीयूज्ड, it gets changed into trans fatty acid. So trans is one of the worst things that can happen to the person, you know. Right. Concept भी चेंज हो गए हैं। बीच में ये था कि सैचुरेटेड फैट्स आर वेरी बैड एंड दे शुड नॉट बी टेकन, लेकिन हम लोग तो क्या हर समय देसी घी थोड़ा बहुत, ग्रैंड मदर बोलती थी तो वो बहुत ही बढ़िया। अल्टीमेटली आप कह रहे हैं कि देसी घी इज वेरी गुड बट क्वांटिटी लिमिटेड होना चाहिए। तो ये सब मिला मिलू के आप सब देखेंगे कि अच्छा टेंशन लाइफ से कैसे हट सकता है। हर आदमी के पास ऐसी कॉम्पिटिटिव जॉब है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, सब एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर। तो क्या करेंगे आप ऑफिस में अपने कोलीग से आगे निकलना चाहते हैं, पहले पहुंचना चाहते हैं, ज्यादा काम करना चाहते हैं। तो सब काम में आपके टारगेट्स हैं, आपके अब बैंक वाले हैं, इंश्योरेंस वाले हैं, उनकी सब शुगर, सब बीपी और ये सब जैसे कि 20-25 तारीख आती है महीने की, जिनके जैसे टारगेट क्लोज आते जाते हैं ना, इनका बीपी शुगर भी बढ़ता जाता है। जी बिल्कुल। एक्चुअली ultimately many of these lifestyle diseases are linked to lifestyle. Lifestyle means eating habits, what you eat, how you cook it. Secondly, physical activity, जो कि एक बहुत मस्ट है। 150 minutes of any basic exercise, like walking, running, jogging, sports, 150 minutes in a week. So you're not asking too much. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है, वो होती है जिसमें कि मसल्स एक्चुअली में आप रनिंग है, जॉगिंग है, स्पोर्ट्स है, स्विमिंग है, टेनिस है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है। सो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज दे आर द रियल वंस जो हार्ट को और लंग्स को और लिवर को मतलब बेनिफिट करते हैं। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज दे आर गुड फॉर इंक्रीजिंग एक्सरसाइज कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। आजकल कोविड में भी कहते हैं अगर आप रोज एक्सरसाइज डीप ब्रीदिंग 10 मिनट दिन में 2-3 बार करिए। एक तो सीधे खड़े होके या बैठ के करिए और एक लेट के, मतलब अपने मतलब पेट के बल लेट जाइए खाट पे और तब डीप ब्रीदिंग करिए। सो दे इम्प्रूव द लंग का एक 30% एरिया होता है लंग का जो कभी यूज नहीं होता है, दैट इज अ रिजर्व इन इट। तो जब आप इस तरह के उल्टा लेट के करते हैं एक्सरसाइज तो वो 30% जो रिजर्व लंग है वो भी काम में आ जाता है, उसकी भी एक्सरसाइज हो जाती है। तो सर, तो इसके बेसिक वार्निंग सिग्नल्स क्या होते हैं? जैसे ये सब चीज़ें जो जिन लोगों में आजकल कॉमन यंगस्टर में भी बहुत होने लगा है, ये स्लीप डिप्राइव होने लगा है स्ट्रेस की वजह से, और ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फैट बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये युवाओं में भी बहुत पाई जाने लगी हैं। जैसा आपने बताया कि लोगों में कंपटीशन की का है कि लाइक भाग दौड़ भरी लाइफ, इसके साथ साथ लाइफस्टाइल, खाने पीने का, फूड हैबिट्स। तो जब ये चीजें होती हैं जिन लोगों में, तो उसके कुछ सिग्नल्स होते होंगे, तो वो कैसे रिकॉग्नाइज होते हैं, मतलब और उनके क्या क्योर हो सकते हैं, कैसे उनको प्रिवेंट किया जा सकता है? लेकिन कई बार सिग्नल होते भी हैं, नहीं भी होते हैं।
बहुत अर्ली फेज में और बहुत साइलेंट किलर्स होते हैं। इनका नाम तभी साइलेंट किलर्स है। साइलेंट किलर्स भी आतंकवादी की तरह होते हैं। जब तक आतंकवादी के सीक्रेट सेल में बैठा है आपको नहीं पता, जिस दिन आतंकवादी की मतलब हरकत आती है तब सामने आती है वो चीज। तो बेसिकली क्या है कि इफ समवन स्टार्ट्स फीलिंग अनवेल, उसे लगा मैं ऐसा कोई बीमार नहीं हूँ लेकिन मुझे तबीयत बढ़िया नहीं चल रही है, मेरी एफिशिएंसी गिर रही है, मैं जितना काम दिन में कर लेता तो उतना नहीं कर पाता हूँ, मुझे जल्दी थकान आने लगती है, मुझे भूख अच्छी नहीं लग रही है, मेरे मतलब मोशंस ठीक नहीं हो रहे हैं, मुझे समाउ आई एम फीलिंग बॉडी में टूटन सी अजीब सी क्रैम्प्स आ रहे हैं, या मतलब वो फीलिंग ऑफ जो एलेशन एक बहुत बढ़िया फिट फीलिंग जो 100% फुल बॉडी में नहीं है, समथिंग रॉन्ग समवेयर, आई एम लूजिंग वेट और आई एम गेनिंग वेट एंड प्लस डाइजेशन इतना अच्छा नहीं है, भूख इतनी अच्छी लग रही है। सो दे कुड बी वार्निंग सिग्नल, लेकिन आई थिंक 50% केसेस में कोई वार्निंग सिग्नल अर्ली स्टेज में नहीं आता है। जब सिग्नल आता है इट्स टू लेट एक्चुअली। अब अगर आप डेटा को देखें तो 30 to 40% केसेस को जब पैरालिसिस हो जाती है, स्ट्रोक हो जाता है, तो पहली बार हॉस्पिटल में उनको इट इज डिस्कवर्ड कि उनको ब्लड प्रेशर हाई है, मतलब दे डिडंट नो एट ऑल दैट दे हैव ब्लड प्रेशर। जब पैरालिसिस हो गया, स्ट्रोक हो गया, तभी पता लगा कि कुछ लोग नाक से खून जाने लगता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी ब्लैकआउट हो जाता है, इट कुड बी वार्निंग सिग्नल, लेकिन 30-40% को कुछ सिग्नल ही नहीं होता है। डायबिटीज अनदर साइलेंट किलर, कई बार कुछ पता नहीं लगता, लोग 400, 500 शुगर लेके आते हैं, कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, शुगर चेक करने के लिए बोल देंगे नहीं कि साहब अभी कुछ बारात है, 2-4 ये निपटा लें फिर आएंगे साहब फिर करा लेंगे, शुगर नहीं है हमारे खानदान में किसी को नहीं है, मुझे कहाँ। तो एक बेसिकली एक अंदर से एक इनिबिशन है कि हम शुगर पकड़ में आ गई तो हमारी दावतें बंद हो जाएंगी, मिठाइयाँ बंद हो जाएंगी, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व। तो आदमी एडमिट नहीं करना चाहता कि मुझे कोई बीमारी है, तो आदमी चाहता है मैं तो फिट ही हूँ, सुपरमैन हूँ। तो यू हैव टू वेरी केयरफुल। जिनमें फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, जिनकी मदर फादर को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ये सब है, जो ओवरवेट है, जिनकी लाइफस्टाइल वास्तव में खराब है, साथ में स्मोकिंग है, टोबैको है, अल्कोहल है, आपको इस तरह की लग रहा है तो आप पहले से अलर्ट हो जाइए। उनसे कहिए कि भाई 1-2 साल में अगर आप 35 के नीचे हैं तो 5 साल में एक बार चेकअप हो जाए, 35 to 50 है 3 साल में एक बार चेकअप हो जाए, 50 प्लस है तो साल या 2 साल में एक चेकअप हो जाना चाहिए, एक रूटीन चेकअप अंडर डॉक्टर गाइडेंस। तो ये जरा वी कैन कैच देम अर्ली, यू नो, so prevention is better than cure. Easier to prevent or catch a disease and treat in the beginning rather than जब पूरी तरह से मतलब फ्लोरिड तरीके से बॉडी को धर लेती है तब थोड़ा ट्रीटमेंट भी जरा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जानना चाहते हैं, जैसे कि अभी जो ये कोविड सीजन चल रहा है तो इसमें ज़्यादातर ये बात कही गई है कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है या हाई बीपी है तो उनके लिए उनको ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो अगर उसी तरीके से जैसे किसी को सीवियर गैस्ट्राइटिस हो और एसिडिटी हो तो क्या ये उनको भी अफेक्ट करेगा? देखिए गैस्ट्राइटिस में तो इतना असर नहीं करेगा, लेकिन जो लोगों को हार्ट प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, जिनको इन सब बातों की इस तरह की चीजें हैं तो इनमें डेफिनेटली इनको इट टेक्स अ बैड टर्न। इन्होंने देखा है कि अभी ऐसा साबित नहीं हो पाया कि जिनको ब्लड प्रेशर या शुगर यह है इनमें कोई ज्यादा जल्दी पकड़ लेती है, लेकिन लॉन्ग रन में देखते हैं तो इनमें आउटकम्स खराब है। जो डेथ्स हुई है ज्यादातर तो उनकी ज्यादा हुई है जिनमें ऑलरेडी इसको कहते हैं कोमॉर्बिड कंडीशन, पहले से ही शरीर में कोई रोग है। तो जिनको इस तरह के रोग थे, हाइपरटेंशन, हार्ट ट्रबल, डायबिटीज, जो कि कंट्रोल नहीं थी, और अगर कंट्रोल थी भी तो सिर्फ ये रोग अंदर होना और आपकी उम्र ज्यादा होना, उम्र होने से क्या होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, बॉडी की रेजिस्टेंस कम हो जाती है पूरी। तो जिनको था उनमें ये जो है ये कोविड जो है ज्यादा भयंकर रूप अपना लेती है और इसमें कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं, मतलब निमोनिया ज्यादा होगा और प्लस ठीक होना जरा मुश्किल होता है और रूप जरा भयंकर ले लेता है। और यंग आदमी होगा या बिना बीमारी के होगा तो प्रॉब्ली वो हल्का रूप लेगा बीमारी और वो कोप कर लेगी बॉडी की। ये सब एक्चुअली लाइफस्टाइल डिजीजेस बॉडी की इम्यूनिटी को ही हैम्पर करती है, बॉडी की इम्यून प्रोसेस। देखिए इम्यून प्रोसेस तो इतना कॉम्प्लेक्स है कि इस पर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। आजकल तो कहते हैं अगर आप खुश रहें, जो आदमी खुश रहता है और मस्त रहता है उसकी इम्यूनिटी सबसे अच्छी होती है। जो दुखी आदमी रहता है, ये तो पुराना कहावत है कि जो दुखी है वो हर तरह से फेल है। तो आदमी को खुश रहना चाहिए, दूसरों को खुश रखना चाहिए, स्ट्रेस नहीं पालना चाहिए। तो इस तरह की जो आदमी टेम्परामेंट वाले हैं उनको डेफिनेटली उनकी इम्यूनिटी जो है एक नॉर्मल आदमी से ज्यादा होती है। हरी सब्जी खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, खुले हवा में घूमना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, तो आपकी बॉडी सही होगी तो आपकी हर चीज बॉडी की सिस्टम्स भी सही होते हैं। आजकल तो बल्कि कहते हैं जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं और
अगर आपके इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया वो गलत हैं तो आपको सारी इम्यूनिटी खत्म कर देते हैं। और बल्कि सारे लाइफस्टाइल डिजीजेज भी उन्हीं का एक रिजल्ट है कि आपकी अब एसिडिटी वगैरह ज्यादा होने से क्या होता है, जो अच्छे वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं ज्यादा एसिड रहने से, और आप जो एंटासिड वाली एसिड खत्म करने की दवाएं खाते हैं उनसे एसिड बहुत कम हो जाता है। थोड़ा एसिड अच्छा है जो आप खाने में बैक्टीरिया जाता है उसको मार देता है, आपने एसिड बिल्कुल खत्म कर दिया दवाओं से, तो एसिडिटी तो खत्म हो गई, लेकिन बैक्टीरिया मारने की क्षमता आपकी बॉडी की कम हो गई, तो आपको ज्यादा बैक्टीरिया अंदर चले गए, वो अच्छे वाले जो बैक्टीरिया उनको खा जाते हैं या मार देते हैं। तो वो हर तरह के प्रोज एंड कॉन्स हैं, हर चीज का मतलब दो पहलू होते हैं, हर तस्वीर की दो साइड होती हैं। तो एक्चुअली वही है कि एक बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है, कैसा बैलेंस, कैसा खाना खाया जाए, कितना एसिडिटी थोड़ी बहुत हो चलेगी। खाने में आप देख लीजिए, आइडियली सबसे हैवी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, उससे हल्का लंच और सबसे लाइट डिनर होना चाहिए। आइडियली डिनर से 2 घंटे का गैप होना चाहिए सोने में और डिनर में। तो अब वो इंडिया में बड़ा मुश्किल है, दावतें भी लेट होती हैं, खाने भी लेट होते हैं। इंडिया में सुबह तो आदमी जल्दी के मारे वही हरी भरी करी में भाग जाता है, लंच तो वर्किंग लंच कुछ खा लेता है, ऑफिस में नहीं खाया, तो सबसे हैवी मील डिनर ही होता है। घर में आके तसल्ली से खाना खाता है सब फैमिली के साथ या दावत में जाता है। जो रिवर्स है, जो मील लाइटेस्ट होना चाहिए वो यहाँ हैवीएस्ट होता है, वो होते होते डिनर वो टाइम 10-11 बज जाते हैं, आदमी सो जाता है, उसके बाद गैप भी नहीं मिल पाता है। तो दिस इज द मोस्ट अनहेल्दी थिंग दैट कैन हैपन, तो हैवी डिनर और वो भी कम गैप के साथ, सोने और डिनर में गैप कम होना। तो ये सब भी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर सब हो जाते हैं, मिल मिला के एक पिक्चर बन जाती है। एक सिंगल चीज कभी भी कोई चीज नहीं करती, लेकिन वो इतनी चीजें मिल जाती हैं, लाइफस्टाइल भी मिल गई, ईटिंग हैबिट्स भी मिल गई, एक्सरसाइज लैक ऑफ एक्सरसाइज मिल गया, लाइफस्टाइल गलत हो गया, इमोशनल मेंटल स्ट्रेस मिल गया, आदमी के सोचने के तरीके गलत हो गए, सब चीज सब मिला मिलू के फिर वो प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है। तो ये सब जी। तो इनके जैसे बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं जो शुरुआत में क्योर किए जा सकते हैं, शुरुआत में जो बेसिक ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं? सबसे पहले इनका अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है। अगर हम लोग पहले पकड़ लें कि ब्लड प्रेशर इनको टेंडेंसी है या हल्का बढ़ा हुआ है, तो हम लोग थोड़ा सॉल्ट इंटेक कम कर सकते हैं, नमक कम खाया जा सकता है, थोड़ा ऐसी वेट कंट्रोल करा जा सकता है, और थोड़ा वॉकिंग या कुछ इनके रूटीन में आपको कोई ना कोई एक्टिविटी इनको। इसलिए हम लोग आजकल एक्सरसाइज वर्ड जरा हम पसंद नहीं करते हैं, हम लोग कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज आदमी घबराता है, सोचता है एक्सरसाइज ये कैसे करूंगा, तो वी कॉल इट फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी इज अ मोर रिफाइंड टर्म, और इसमें अगर 25 मिनट रोज हम चाहते हैं तो जरूरी है एक ही बार में हो, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम भी कर वॉक कर सकते हैं, छत पे वॉक ले सकते हैं, आजकल कोविड में छत पे कर लेते हैं, घर के चारों तरफ ब्लॉक में कर लेते हैं करके, बाहर रोड पे ना जाए। और बाद में रूटीन टाइम में तो आप पार्क में जा सकते हैं, कहीं और ऐसी जगह वॉकिंग ट्रैक पे जा सकते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आप थोड़ी लाइफस्टाइल ठीक कर लें, खाने पीने का पैटर्न बता दें, हरी सब्जी फल पे ज्यादा आ जाए, हेल्दी कुकिंग ऑयल्स खाएं, हेल्दी तरीके से खाना बनाएं और पकाएं, तो आप फिर थोड़ी लाइफ इमोशनल और आपकी मेंटल हर तरह से स्ट्रेस हर लेवल पे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस तो कम नहीं हो सकता क्योंकि अब जॉब है, जॉब को आदमी नहीं छोड़ेगा, फिर खाएगा क्या कमाएगा क्या, बट थोड़ा सा एक बैलेंस वाली बात जैसे मैंने कही कि आप कोशिश करिए घर आते हैं रात को तो आप स्ट्रेस वाला बटन बंद कर दीजिए। आप घर आने के बाद सोचिए अब तो मेरा बटन बंद हो गया, अब मैं रिलैक्स हूँ, अपने घर पे हूँ, अब जो भी आप देखिए टीवी देखिए, फैमिली वालों से बात करिए, कोई बुक पढ़िए, म्यूजिक सुनिए, बट अब मैं ऑफिस के बारे में दिमाग हटा दिया, कल मॉर्निंग में सोचूंगा ऑफिस के बारे में जो भी करना है। और पीपल कैरी देयर वरीज होम, रात को फाइल खोल के बैठ जाते हैं, रात भर सोचते रहते हैं कल ये डिसीजन होगा। एक्चुअली क्या है कि हमारा कोई भी डिसीजन आज का जो है ये अभी का है, वी डोंट लिव इन टुडे, हम लोग पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, हम सोचते हैं अरे पिछली बार तो ऐसा हो गया था, अरे कल बॉस डांटेगा, अरे कल ये ना हो जाए, तो अब कल की कल देखी जाएगी, फॉरगेट अबाउट टुमारो, यू हैव नो कंट्रोल, कल पता नहीं क्या हो जाए, न्यूक्लियर वॉर ही हो जाए, क्या पता। जी और जो पुरानी मिस्टेक्स हैं वो हमें परेशान करती रहती हैं, पहले हमने ये गड़बड़ कर दिया था, हमने पहले ये कर दिया, अरे पहले जो कर दिया, पास्ट इज पास्ट, यू कांट चेंज इट, एंड फ्यूचर आपको पता नहीं क्या होगा। सो लिव इन टुडे, आज लिव, यू मस्ट लर्न टू लिव इन टुडे, एंजॉय लाइफ एज इट इज टुडे। जो काम कर रहे हैं आज करिए, और घर जाके उसको स्विच ऑफ करना सीखिए, और किसी चाहे आप मेडिटेशन करिए, चाहे योगा करिए, फैमिली वाले से बात, जिससे आपको अच्छा लगता है, डू एनीथिंग विच यू आर कंफर्टेबल, यू फील गुड। अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू व्हाट फील्स गुड फॉर समवन। और उसके लिए कोई पुरानी बातें आ जाती हैं कि पहले लोग कहते थे आपके
जीवन में कोई लक्ष्य होना चाहिए। जैसे अर्जुन था, देखिए उस पर लक्ष्य था तो कामयाब हुआ। गीता में भी कृष्ण जी ने उससे यही बोला, देखिए तुम लक्ष्य सब चीज भूल जाओ, तुम्हारे घर वाले खड़े हैं सामने लड़ाई में, तुम्हारे कजिन्स हैं उनसे लड़ाई के, फॉरगेट एवरीथिंग, आप सिर्फ उसकी बुल्स आई पे, उसकी आंख पे नजर मारिए और जो अपना लक्ष्य वो पूरा करिए। तो लाइफ में कोई पर्पस होना चाहिए, तो आप पर्पस लेके चलेंगे तो अपने पर्पस की तरफ दिमाग लगाइए और ये सब चीजें अपने आप फिट होती जाएंगे। एंड ट्राई टू, कोई भी रूटीन, चाहे एक्सरसाइज हो चाहे खाने की हैबिट्स हो, आप किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते। आप अगर कहेंगे तो ये चार्ट दे दिया आपने ऐसा, तो वो चार्ट कभी फॉलो नहीं होगा। चार्ट तो हॉस्पिटल में भर्ती होता है पेशेंट तभी फॉलो हो सकता है। यू ट्राई टू फाइंड कि आदमी का क्या रूटीन है। हम लोग डॉक्टर क्या करते हैं, पहले पता करते हैं, अपना लाइफ स्टाइल लिख के भेजिए हमें कागज में, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे क्या करते हो, खाना खाते हो, एक्सरसाइज, व्हाट इज योर फुल रूटीन, आप पूरा लिख के भेजिए 2 दिन का रूटीन टाइम वाइज। फिर हम देखते हैं वहाँ अपना पैटर्न, क्या खाते हो, क्या मतलब एक्सरसाइज करते हो, कितनी करते हो, क्या टाइमिंग है। देन वी ट्राई टू सी इसमें कहाँ हमारा जो पैटर्न है हमारे खाने का, पीने का, कंटेंट ऑफ फूड या टाइप ऑफ फूड, टाइमिंग ऑफ फूड, हम कितना उसके रूटीन में हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट आवर प्लान इनटू हिज लाइफस्टाइल, ना कि हम थोप दें पूरा उसको प्लान पकड़ा के टाइप करके दे दें। जैसे दिल्ली में डॉक्टर बहुत से देते हैं, मुंबई में बड़ा प्लान 2 पेज का दे दिया, डाइट चार्ट पकड़ा दिया, ये करिए। अब तो के थोड़ी रोटी खा रहा है 20 ग्राम की है, 25 ग्राम की है, वो 2 दिन 4 दिन करेगा, जब तो आपकी फीस दे रहा है फिर कहेगा छोड़ो यार इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। तो लाइफ वैसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें इतना वक्त या इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरी एनर्जी इसी में लगा दें। तो आपको अपना जो है, जो भी आपका प्लान है, चाहे डाइटरी हो, चाहे आपका लाइफस्टाइल का हो, चाहे आपका मेडिकेशन का हो, उसकी रूटीन में आपको फिट करना है। वो उसको कंफर्टेबल लगे कि हाँ सर ये तो मेरा घर जैसा मामला है। और पूरा थोप देंगे उसके ऊपर पूरा डाइट चार्ट और डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान और ये और वो, तो कागज में फाइल में ही बनता रह जाएगा। एक यूएसए में ट्रायल हुआ था एक, जिसमें कि एक कई लाख पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल करा था। उनको उन्होंने क्या करा, एक नर्स दे दी, एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर दे दिया, एक एजुकेशनिस्ट दे दिया, एक डाइट स्पेशलिस्ट दे दिया, उनको असाइन कर दिया। रोज 3 घंटे वो लोग जाकर उनको वीडियो फिल्म दिखाते थे, सिखाते थे, करते थे, सब काउंसिल करते थे और पूरी मोटिवेट करते थे। 2 महीने तक ऐसा करा, फिर उनको छोड़ दिया गया 1 साल के लिए। तो जैसे जैसे शुरू में तो बड़े जोश में थे ये लोग, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, खाना पीना सही, लेकिन जैसे जैसे टाइम जैसे निकलता गया, 6 महीने जब निकल के दोबारा सर्वे करा तो खाली 30% लोग उसको फॉलो कर रहे थे, 70% आउट हो चुके थे उसमें। और जब 1 साल बाद सर्वे करा तो सिर्फ 4% वे ऑन द प्रोग्राम, 96% निकल चुके थे। तो कहते हैं भाई हमसे नहीं होता, हम तो उसकी अपने रूटीन पे हल्के हल्के स्लाइड हो गए। जैसे किसी को हार्ट अटैक होता है तो बाईपास करा के आया, ये वो करके आया, तो बड़े करंट में रहता है पहले महीने 2 महीने, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, पे जाना, ये करना है। या 2 महीने 3 महीने के लिए हल्के हल्के पुराने डर पे आ जाता है, कहता है अरे ठीक है यार, डॉक्टर लोग तो कहते ही रहते हैं करते। तो सो दैट इज द मेन थिंग। सो जो भी हो कंसिस्टेंट हो, आप 15 मिनट एक्सरसाइज करें, लेकिन वो महीने में 25 दिन तो करें, तब ना फायदा होगा। कि संडे के संडे कर लिया आपने, उससे कोई फायदा थोड़ी होगा। जो भी आप खाते हैं, पीते हैं, करते हैं, तो एक आपके लाइफस्टाइल में सेट ऐसा हो जाए कि वो आप रेगुलरली फॉलो हो, तभी कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट तभी होगा कोई चीज जब रेगुलरली फॉलो करी जाएगी। एक एपिसोडिक या एक कोई दौरे की तरह आया गया तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्थ। आप बीमारी पकड़ भी लें, इलाज कर भी दें, काउंसिल कर भी दें, तो जब तक वो एडहियर नहीं करेगा पेशेंट रेगुलरली फॉलो नहीं करेगा, तो उसके लिए उसको फैमिली मेंबर को भी साथ लेके उनको समझाया जा सकता है कि देखिए इनके आगे फ्यूचर के लिए जरूरी है। आगे चल की बीमारी बढ़ गई तो इलाज एक तो बहुत महंगा हो जाएगा, फिर इलाज हर चीज का संभव नहीं है। एक्चुअली इलाज करना, बहुत से लोग पूछते हैं अरे हमें डायबिटीज है, थोड़ी सी ब्लड प्रेशर है, इनका इलाज करने की क्या जरूरत है, हम ठीक हो जाएंगे, हम दवा के आदि क्यों होना चाहते हैं। प्रॉब्लम आपको समझाना पड़ेगा। देखिए आज आपको थोड़ी सी ब्लड प्रेशर है, थोड़ी सी शुगर है, थोड़ी सी ये लिवर है, फैटी लिवर, देखिए आगे बढ़ता गया तो आपके शरीर को डैमेज कर देगा। आज को हो सकता है आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं, आप हेल्थी फील कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो आपके सब सिस्टम्स पे लोड पड़ रहा है। तो लॉन्ग टर्म में 5 साल में, 10 साल में, हम नहीं कह सकते कब, लेकिन एट सम स्टेज आपके सिस्टम्स डैमेज हो जाएंगे और जवाब दे जाएंगे। तब आपको एक दवा की जगह 6 दवा खानी पड़ेगी। कि हार्ट भी डायलेट हो गया तो हार्ट की 2 दवा बढ़ जाएगी, किडनी खराब होने लगी, किडनी की 2 दवा बढ़ जाएंगी, लंग्स खराब हो गए, लंग्स की 2 दवा बढ़ जाएंगी, तो लिवर फैटी हो गया तो उसके आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, उसकी 2 दवा बढ़ जाएंगी, प्लस कॉम्प्लिकेशन आगे बढ़ जाएंगे। तो ये पेशेंट को काउंसिल करना, देखिए अभी तो बहुत हल्की सी थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल से, थोड़े बहुत एक्सरसाइज से, हल्की फुल्की 1-2 गोली से आपका काम हो जाएगा, इन प्रिवेंट दीज डिजीज। अब बाद में जब बॉडी में सिस्टम्स डैमेज हो गए तो बीमारी के साथ साथ आपको सिस्टम की दवा भी खानी पड़ेगी। सो अल्टीमेटली वो पेशेंट और उसके घर वालों को अगर समझ में आ जाए तो सबसे अच्छा है।
और कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि परमानेंटली है। अभी सॉल्ट है, सॉल्ट ज्यादा खाने में कभी भी फायदा नहीं था, बिल्कुल रोकना भी ठीक नहीं है, लेकिन आप हल्का सॉल्ट खाइए। सबसे कहिए भाई आप जो खाना बनाती है लेडीज घर में, या थोड़ा सॉल्ट डाइट की तरह से रखिए, किसी को डालना है थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल लेगा, बाकी आदत ही थोड़े दिन में आपको आदत ही पड़ जाएगी कि थोड़ा हल्का सॉल्ट भी अच्छा है। शुगर जो है, प्लेन शुगर, कार्बोहाइड्रेट सबसे बड़ा आजकल एनिमी बताते हैं बॉडी का। प्लेन शुगर और कार्बोहाइड्रेट सब बीमारी की जड़ बता रहे हैं, फैट से भी ज्यादा प्लेन शुगर और कार्बोहाइड्रेट। तो प्लेन शुगर सब अवॉइड ही करिए, जहाँ तक अब शुगर ओवर कितना ज्यादा क्यों खाना, कम से कम खाइए। तो पहले से अब थोड़ा सा अलर्ट होके चलिए, बहुत अच्छी फैमिली है। तो बेसिकली फूड हैबिट्स प्लस फिजिकल एक्टिविटी को ज्यादातर इस पे ध्यान देना चाहिए लोगों को करने पे। जी। ये इसका एक बेसिक ट्रीटमेंट है जो शुरू में ही अगर कर लेंगे तो शायद ये चीजें आगे ना बढ़ पाएं। सर, मेरा एक अगला प्रश्न है आपसे कि जिस तरीके से जिन लोगों में कोविड वायरस गया है, जिनको जो ये पेशेंट्स हैं और कहते हैं कि ये लंग्स में ज्यादा है, तो जो पेशेंट्स अब ठीक हो गए आ चुके हैं, तो क्या ऐसा है कि उसके बाद कुछ एडवर्स इफेक्ट होंगे लंग्स में, या वो लंग्स पहले जैसे ही काम कर रहे होंगे, मतलब कुछ उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी? एक्चुअली भी रिसर्च चल रही है, अभी एक्चुअली क्लियर ये समझ नहीं पाए कि लंग में क्या होता था। पहले तो ये जाना जा रहा था कि लंग्स में निमोनिया टाइप हो जाता है, लेकिन अब इन्होंने जितना रिसर्च और जितने ट्रायल रिपोर्ट्स आई है, जो मरीज की डेथ हो गई उनकी ऑटोप्सी करी गई है, मरने के बाद उसको मतलब खोल के देखा जाता है क्या मरीज में था, तो उससे ऐसा लगता है कि लंग्स में वो इट इज नॉट ए टिपिकल निमोनिया। इसलिए निमोनिया की दवा भी इतना काम नहीं कर रही है। बेसिकली लंग्स जो है ऑक्सीजन जो बॉडी के लिए सप्लाई करता है, वो सिस्टम खराब हो जाता है। तो हाँ, ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो खराब हो जाता है, जिससे बॉडी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती लंग्स को और उसको, तो बेसिकली क्लॉट होने लगता है ब्लड जगह जगह। तो लंग्स की फाइन जो नसें हैं खून की, उनमें ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो आजकल एक थ्योरी आई है कि अब एंटी कोगुलेंट्स खून पतला करने की दवा दे दें, तो बल्कि जो लोग एस्पिरिन खा रहे हैं पहले से, या जो हार्ट बीमारी के लिए खून पतला की दवा खा रहे हैं, दे आर डूइंग वेल, दे आर डूइंग बेटर। तो अभी भी बहुत रिसर्च चल रही है, एक्चुअली अभी क्लियर कट डायरेक्टिव नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है आगे चल के ये इसके ट्रीटमेंट में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा कि खून को पतला करने की दवा भी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो अंदर नसों में खून क्लॉट हो जाता है, वो आगे चल के भी 20-25% लंग्स की कैपेसिटी को कमजोर कर देगा। तो आगे चल के भी परमानेंटली फॉर लाइफ हो सकता है 100% पुरानी कैपेसिटी पे ना पाए लंग्स, थोड़ा बहुत डैमेज होके रह जाए 10-20%। अगर मॉडरेट टू सीवियर केस है, माइल्ड केस में तो हो सकता है रिवर्ट हो जाए, जब इतना नहीं हुआ है। आई थिंक और आगे चल के 1-2 महीने में आई थिंक विल बी मोर क्लियर एग्जैक्ट क्या इसकी थ्योरी है पीछे। ट्रीटमेंट भी अभी बिल्कुल क्लियर कट तो कुछ नहीं आया है, एम्पेरिकल ट्रीटमेंट है सब, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एंटीवायरल दवाएं और बाकी रेजिस्टेंस इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाएं और ये सब चीजें, एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक, अभी तो एम्पेरिकल सा है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इसकी नेचुरलिस्ट नहीं पता। आप 100 लोगों में कुछ दवा का ट्रायल करिए तो उससे पता लगा 20 बच गए, 80 बच गए। अब एग्जैक्टली डोंट नो, अगर नई दवा देते तो भी हो सकता है बच जाते, क्योंकि वैसे भी 80-85% तो बच ही जाते हैं ना। एक नॉर्मल फ्लू लाइक बीमारी होती है, बुखार थोड़ा जुकाम ठीक हो जाता है, राइट। तो अब ये नहीं पता कि दवा से ठीक हुए कि अपने आप ठीक होने से। तो ये बहुत बड़े बड़े ट्रायल चाहिए सब जाके। अब देखिए चल तो रहे हैं बहुत, कम से कम 1000 ट्रायल चल रहे हैं सब अलग अलग कंट्रीज में, इटली में, यूएसए में ऑल दैट। अब रिजल्ट आएंगे, सब क्यूमुलेट करेंगे, सबको कंप्यूटर में डाल के सबको एक समराइज करके पूरी एक निकाली जाएगी, एक नेट रिजल्ट एनालिसिस करी जाएगी कि एग्जैक्टली क्या चीज। अभी तो सब ऐसी ग्रे एरिया चल रहा है, अभी वैसे ही चल रहा है, हिट एंड ट्रायल चल रहा है, अभी तो कोई क्लैरिटी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने तो डायहाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रोफाइलेक्सिस के लिए अप्रूव कर दिए। प्रोफाइलेक्सिस मतलब जो मतलब किसी को जो उसके पेशेंट में कांटेक्ट में आ गए डॉक्टर या हेल्थ वर्कर, उसके लिए कर दिया कि वो लोग खा लिया करें, पर्टिकुलर उन्होंने रेजिम बता दिए, तो शायद बॉडी को थोड़ी बचाव हो सके। लेकिन कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है अभी, 100% ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक कंफर्म है कि ऐसा होता ही है। हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। एक कीड़ों की दवा की आइवरमेक्टिन, उसके बारे में बड़ा आया था चमत्कार के, बड़ा अच्छा काम करती है, लेकिन अभी कोई डायरेक्टिव नहीं आया है। खून पतला करने की दवा के बारे में भी काफी रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत क्लियर नहीं है। मतलब अभी कुछ भी ऑथेंटिकेट नहीं है कोई भी चीज उसके बारे में। जी। हाँ, अब एक यूएसए में रेमडेसिविर करके एक एंटीवायरल दवा की आईवी दी जाती है, उसमें बड़ा अच्छा आया, लेकिन चाइना में 2 ट्रायल हुए, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुई, वो भी प्लस माइनस हो गई है। देखिए और ट्रायल चल रहे हैं, क्या होता है, तो नई एंटीवायरल दवा आ जाएगी प्रॉब्लम। आई थिंक असली सोल्यूशन तो वैक्सीन ही है। वैक्सीन आएगी तो वैक्सीन के साथ लिमिटेशन क्या है कि वायरस बहुत जल्दी म्यूटेट हो जाती है, अपना फॉर्म बदल लेती है।
जैसे आज को सूट पहन के आई, कल को बंद गले के कोट में आ गई, परसों बरमुडा में आ गई, तो वायरस अपना रूप बदल लेती है। तो वो रूप बदलने से फिर वैक्सीन तो एक पर्टिकुलर बेसिक वायरस से बनेगा ना, तो फिर वो म्यूटेट हो गया वायरस, अब रंग रूप बदल गया, तो फिर प्रोबेबली वो इतना इम्यूनिटी उससे नहीं कर पाएगी। अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि एक बार होने के बाद इससे कितनी बॉडी को मतलब इम्यूनिटी शक्ति मिलती है, क्योंकि चाइना में बहुत से लोगों को हुआ था, नेगेटिव हो गए और फिर 1 महीने बाद फिर उनको रिपीट हो गया बॉडी। तो पता नहीं ये री इन्फेक्शन है कि वही वायरस थोड़ा बहुत रह जाता है, वो फिर दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाता है, ये भी इस पर रिसर्च चल रही है। तो बेसिकली है तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज लगती है कि आप खाइए पिए, लेकिन अब डर बहुत बड़ी चीज है। आज एक तो मीडिया का एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट रहा है कि डर कर दिया है हर चैनल पे, हर जगह, इतने मर गए, इतने हो गए, इतने टैली हो गई, T20 मैच की तरह हो रहा है ना, कितने 1 लाख हो गए, 5 लाख हो गए, 6 लाख हो गए। तो आदमी टेरराइज है, सुन के एक्चुअली कोई अगर साइकेट्रिक नहीं हो तो आधा तो साइकेट्रिक हो ही जाए। तो आदमी बिल्कुल फोबिया हो गया है, ऑब्सेस्ड हो गया है इससे कि आज कितने मरे, कल कितने मरे, क्या टैली हो गई, क्या हो गई। अरे भाई, तो T20 मैच थोड़ी है कि रन इकट्ठे हो रहे हैं। तो आप न्यूज भी एक आधे घंटे से ज्यादा, 1 घंटे से ज्यादा न्यूज सुनना नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा सुन के आप मतलब कोई दूसरा प्रोग्राम लगा के सुनना चाहिए, क्योंकि हो रहा है सो हो रहा है, तो आपको एक तरीका तो है नहीं, आप प्रिवेंट कर लें। अपने लिए ठीक ठाक मेजर्स लीजिए, क्वारंटाइन है क्वारंटाइन करिए, बचाव करिए, मास्क लगाइए, आप हाथ धोइए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से, साबुन से, कोई ऐसी सर्फेसेस टच मत करिए। ट्राई टू डू योर बेस्ट, बाकी तो जो होगा तो फिर आपके हाथ में नहीं है। लेकिन फियर इज ए बिग फियर साइकोसिस से क्या है कि बॉडी के अच्छे वाले हार्मोन्स बनना बंद हो जाते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। आप खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, अच्छी बातें सोचेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। आप डरे रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी तो ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका है। लेकिन देखिए, आप लोग मीडिया वाले इतना तो कर सकते हैं कि कहें ठीक है, इससे डरिए मत, इससे बचाव के साधन करिए, जो अपनी शक्ति में वो करिए, होपफुली मतलब आपकी मतलब सुनी जाएगी और ऐसा नहीं किया जाएगा। होपफुली इंडियंस में कुछ जेनेटिक ऐसा फंडा है कि वो दे आर डूइंग मच बेटर, उनका जरा कॉम्प्लिकेशंस थोड़े कम हो रहे हैं। प्रॉब्लली हम लोग के यहाँ ऑलरेडी इतना सैनिटेशन अच्छा नहीं रहता, गंदगी रहती है, तो वो एक अच्छा पार्ट प्ले कर रही है। हम लोग का इम्यून सिस्टम थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड है, बेटर। बच्चे लोग देखिए मिट्टी में खेलते रहते हैं, जमीनों में खेलते रहते हैं, बाहर तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। हाथ में सैनिटाइजर तो नॉर्मल कोर्स में सैनिटाइजर लेके चलते हैं बाहर वाले, तो बिस्लेरी की बोतल लेके चलते हैं। यहाँ तो जब लोग थोड़ा सा वैसा है, तो होपफुली वो भी हमें थोड़ा हेल्प कर रहा है जेनेटिकली। कुछ लोग कह रहे हैं हम लोग के जो वो है जेनेटिक कोड, हम लोग के क्रोमोसोम, एक एडिशनल क्रोमोसोम है एशियंस के पास, थोड़ा हेल्प करता है। अब ये भी सब वैसे अभी कोई ऑथेंटिक ऐसी रिपोर्ट नहीं आएगी। ऐसा लगता है कि वर्ल्ड डेटा को देखते हुए इंडिया में डेथ तो डेफिनेटली कम हुई है। ये तो एक बहुत हार्टनिंग चीज है कि हम लोग यहाँ, पता नहीं अगर पीक आएगा आगे तो पता नहीं, लेकिन अभी तक तो जो रिकॉर्ड है, बीमार भी उतने नहीं हो रहे हैं, बाहर जितना रेट नहीं है, डबलिंग रेट भी इतना नहीं है, सेकेंडली डेथ कम है। वास्तव में डेथ रेशियो कम है अभी तक, कैजुअलिटीज का रेशियो भी कम आ रहा है, ये तो एक अच्छी बात है। बट एक मेरा ये प्रश्न है आपसे कि जैसे ये कहा गया है कि अगर किसी को वायरस चला जाता है तो वो 5 घंटे तक पहले गले में रिटेन करता है, और अगर आप गर्म पानी लगातार पीते हैं तो उससे वो लंग्स में नहीं जाएगा। वो ये क्या है, ये एक मिथ है या ये सच्चा है? ये तो कोई ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ये सब व्हाट्सएप की खबरें, सब चाइना से डॉक्टर बोल रहा है, चाइना से मरीज बोल रहा है। मुझे नहीं लगता इसको कोई ऑथेंटिक ऐसा, क्योंकि एक बार जब आप देखिए वायरस म्यूकस मेम्ब्रेन से, आपके चेहरे से, नाक से, आंखों से, जब म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लड में प्रवेश कर जाएगा तो गले में एक जगह को लोकलाइज है नहीं, पेड़ की तने में से पानी होकर ऊपर जा रहा है बच्चों से, जब आपके आंखों से जा सकता है, नाक से जा सकता है, मुंह से, म्यूकोजा से जा सकता है, तो म्यूकोजा से और नाक से और आंखों से तो ब्लड में पहुंच गया ना सीधा। तो अब हो सकता है इन चीजों में थोड़ा बहुत कुछ आई थिंक करने में कोई बुराई नहीं है। काढ़ा वाड़ा भी है, आपको लेने में क्या, होम्योपैथिक वाले तो अब तो, पहले तो आर्सेनिया हेल्थ कहते थे कि पहले 1 हफ्ता ले लीजिए सुबह शाम, फिर वीक में 1 बार ले लीजिए। अब तो CPR 200 के बारे में बड़ा हल्ला आ रहा है कि CPR 200 आप घर के दरवाजे के बाहर 1 बूंद छिड़क लीजिए तो वायरस घुसेगा नहीं। अरे कोई भूत थोड़ी है जो घुसेगा नहीं घुसेगा, पता नहीं तरह तरह की बातें आ रही है, ऑथेंटिकेटेड तो नहीं है। अब वो तो गारंटी ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप CPR को 1 बूंद गेट पे छिड़क दीजिए, 1 बूंद आप घर के एंट्रेंस पे छिड़क लीजिए और 1 बूंद 2 बूंद को खा लीजिए, तो आप बिल्कुल बचे रहेंगे। अब कोई ट्रायल उसमें हो, ऐसा कुछ हो, आयुर्वेदिक वाले भी ट्रायल कर रहे हैं। काढ़ा से डेफिनेटली दालचीनी वगैरह की मेडिसिनल वैल्यू तो है, जो काढ़ा अपना है, दालचीनी, काली मिर्च, तुलसी नीम में आप जानते ही हैं, तो थोड़े मेडिसिनल वैल्यूज तो है ही है। और मुझे लगता है कोई घाटा नहीं है इनको लेने से।
कुछ इम्यूनिटी में कुछ बेटरमेंट आ सकता है, प्लस यू फील बेटर, आपको अच्छा लगता है कि हमने कुछ करा एंड थोड़ी बहुत इम्यूनिटी बढ़ी। वही वाली बात है, जैसे अगर जब दंगा फसाद हो रहा है या कुछ हो रहा है तो लोग पिस्टल खरीद के रख लेते हैं लाइसेंस बनवा के, तो जिनमें पिस्टल होती है भले ही वक्त काम ना है, लेकिन आदमी जरा कॉन्फिडेंट फील करता है सड़क से निकलने में कि मेरी जेब में पिस्टल है, होगा तो भी बिल्कुल। तो यही हम एक तरह से हमारी पिस्टल यही है कि हम होम्योपैथिक अगर किसी को फेथ होना चाहिए तो आप खा लें और काढ़ा वाड़ा आप ले लें कर लें, तो इसमें थोड़ा आपको लग रहा है कि हमने कुछ करा, वी आर इम्यून, हम इसका सामना अच्छी तरह करेंगे और हम होंगे कामयाब, बस ये फीलिंग थोड़ी आगे बढ़ जाती है। आई थिंक कोई घाटा तो नहीं दिख रहा मुझे इन चीजों, ये हार्मलेस चीजें हैं, कोई नॉर्मल है, अगर हेल्दी आदमी भी अगर ये काढ़ा पी ले तो आई डोंट थिंक मुझे नुकसान होगा। तो मतलब ये गर्म पानी का ऑप्शन और ये काढ़ा वगैरह घर में ही घरेलू उपचार किए जा सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए। इसमें भले इसमें कोई बहुत ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन करना एक, जैसे आपने बताया, एक वेपन के तौर पे काम कर सकता है ये। वायरल के लिए ठंडक तो वायरस ड्राइव करता है ठंडक में, तो वैसे भी आइसक्रीम वगैरह कोल्ड ड्रिंक खा के लोगों को गला पकड़ जाता है। बिल्कुल। तो गर्म चीजों से, ये तो एक वायरस है, और भी खांसी जुकाम के वायरस भी तो है, उससे कंफ्यूजन हो जाता है। आपको नॉर्मल जैसे आजकल सर्दी जुकाम हो रही है वो हो गया, फ्लू टाइप हो गया, तो आपको डर लगता है मुझे कोरोना का नहीं हो गया, तो वही शुरू में तो सब एक ही चीज होती है, वही खांसी थोड़ी जुकाम थोड़ा वो चीज देश, बाद में चल के जो और प्रॉब्लम्स आती हैं वो बाद में आती हैं। 2 से 14 दिन तो कैरियर ही रहता है, वो पता ही नहीं, कुछ नॉर्मल ही रहता है। तो ये सब और भी तो इसके बहुत से मतलब भाई बंधु हैं इसके वायरस के, तो कॉमन कोल्ड वाले वायरस, ये वायरस तो कम से कम थोड़े कम हो जाएंगे ना, वो अगर नहीं हुआ तो उसका थोड़ा प्रोटेक्शन हो जाएगा। मुझे लगता है सब गर्म पानी पीना, और चाइना में जैसे वो एक बड़े वाले उसमें गर्म पानी रख देते हैं फ्लास्क में, उसमें हल्की सी 1-2-3 लीटर में एक चम्मच पत्ती डाल देते हैं चाय की, बस बहुत माइल्ड टी हो जाती है, उसके अंदर उसी को सिप करते रहते हैं। तो वो भी एक आई थिंक थोड़ा इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेगी। आई डोंट थिंक देयर इज एनी साइड इफेक्ट एंड देयर इज नो फ्लिप साइड, और कुछ ना कुछ बेनिफिट ही कर दे, और लगता है कि कोविड को भी भगा दे तो बहुत ही बढ़िया है, सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। सो डॉक्टर राजीव किशोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने डॉक्टर्स आवर्स शो के लिए समय निकाला। इस लॉकडाउन के टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए आपने स्वास्थ्य से संबंधित काफ़ी सारी जानकारियां साझा करी। इसके साथ ही साथ कोविड में किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने चाहिए और किस तरीके से अपने हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है, इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है, उससे संबंधित आपने जो भी जानकारियाँ हमें दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, फिर मिलेंगे, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।